नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज देखेंगे हम विज्ञान का पाठ 18 अवशिष्ट जल की कहानी। इसके पहले वाले जो पाठ थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। लिंक पर जाकर के आप सभी विषय भी देख सकते हैं और इसके जो पिछले पाठ हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे हम ये जो है पाठ 18। इसमें प्रश्न दिया गया है कि अवशिष्ट जल किसे कहते हैं। तो देखिए, अवशिष्ट जल झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में आता है वह अवशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों को कार्य, इसके जो कार्य हैं उसको समझाइए। तो अवशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से गुजारा जाता है और यहाँ अवशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूक जैसे कपड़ों के टुकड़े हैं, प्लास्टिक के पैकेट हैं, नैपकिन, डंडियां हैं आदि अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका जो है पूरा कार्य चलता रहता है। ठीक है, प्रश्न 3 दिया गया है कि जल को रोगाणु नाशित यानी रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। तो देखिए, जल को जो रोगाणु मुक्त करते हैं वो हैं इनमें 2 रसायन देखिए, ओजोन और क्लोरीन। यदि पानी खराब होता है या रोगाणु हैं उसमें तो हम उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं या ओजोन परत जो होती है ओजोन उसको डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से लेकर 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। ठीक है ना, तो आप सीधा इतना बस लिख सकते हैं कि ये जो है 22 मार्च 2005 को मनाया जाता है। यहाँ इतना बस, बाकी नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए मनाया जाता है, मनाया जाता है बस, और बाकी तो यह पूरा उसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए दिया है कि तेल और वसा को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, इसको समझाइए। तेल और वसा जो है पाइप में कठोर पदार्थों को जमा करके उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं, इसलिए खुली नालियों में वसा मृदा को जो रंध्र होते हैं वो बंद कर देती हैं, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावित कम हो जाती है, उनकी गति कम हो जाती है। अतः तेल और वसा को नाली में नहीं बहाना चाहिए। यहाँ देखें प्रश्न 5 दिया है कि बाह्य मल क्या है। अनुपचारित बाह्य मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, इसको भी समझाइए। तो लिखा है कि घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और जो अन्य मानव क्रियाकलाप हैं उनके उपयोग में किया हुआ अवशिष्ट जल बाह्य मल कहलाता है। तो जो औपचारित बाह्य मल है वो नदियों अथवा समुद्रों में विसर्जित करने से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने में पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए हमें इनको जो है जो हमारे अवशिष्ट जल है उनको हमें इसमें नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, समुद्र और नदियों में। ठीक, प्रश्न 6 दिया है कि आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो जो आपंक है वो अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पैंदी में एक वित संक्रियता आपंग में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्क तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे आपंक शुष्क हो जाता है और इस उपयोग को खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको औपचारित किया जाता है। देखिए प्रश्न 7 दिया है कि कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है। तो भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को कैंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित जो प्रसंस्करण है उनके लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो शौचालयों का संचालन जो है बहुत सरल और स्वच्छ है। ठीक है, प्रश्न 7 दिया है कि बाह्य मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को समझाइए और इसे लिखिए। तो जो स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए लागत के यथास्थान बाह्य मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके कुछ उदाहरण जैसे सेप्टिक टैंक है, रासायनिक शौचालय और कंपोस्टिंग पिट आदि का इसमें उपयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो देखिए यदि हम एक नागरिक हैं तो नागरिक के तहत हमको स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका, जैसे नंबर 1, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए और अपने आस पड़ोस जो सार्वजनिक स्थान हैं और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। ठीक है ना, यदि कोई गंदगी होती है तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए कि कोई यहाँ गंदगी ना हो पाए। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 9 दिया गया है, तो इसमें है कि अवशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन करें। तो नंबर 1, अवशिष्ट जल को सलाखा से गुजार करके इसमें से अवशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा है, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। और द्वितीय देखिए, द्वितीय चरण में गीट और बालू को अलग किया जाता है और तृतीय चरण जो होता है उसमें आवासीय जीवाणु द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि स्वच्छता और रोग के बीच के संबंध को समझाइए। जो स्वच्छता है, रोग क्यों होता है, स्वच्छता रहने से रोग होता कि नहीं इसको। तो स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारे, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में मल त्याग करते हैं। इससे क्या होता है, जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे दुर्गंध फैलती है तथा अनौपचारिक मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।